इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हालात यह है कि इसे लेकर कालाबाजारी तक हो रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के मामले भी सामने आ रहे हैं और कहीं ये इंजेक्शन चोरी हो जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के इस इंजेक्शन के दाम भी अब फिक्स कर दिए गए हैं। कि ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई ये इंजेक्शन रेमडेसिविर कोई बहुत जरूरी चीज है? क्या ये कोरोना के मरीजों के लिए जिंदगी बचाने वाला है? डॉक्टर आशीष, आप हाथ उठा रहे, बताएं ये कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले कोई भी नई ड्रग हम लोग जब देते हैं उसके 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आईसीयू में, कि वो कितनी कॉम्प्लिकेशन रोकता है, मतलब मोर्टेलिटी रोक सकता है, क्या वो मैकेनिकल वेंटिलेशन को बचा सकता है, क्या ये टाइम ऑफ रिकवरी, कितने समय में क्लिनिकल रिकवरी आ जाती है। जो रेमडेसिविर के जितने भी पुराने ट्रायल्स हैं उनमें ये ड्रग इन तीनों ही पॉइंट्स पे कभी अच्छा उतरता नहीं है। रेमडेसिविर एक इन्वेस्टिगेशनल टूल है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और इसका यूज केवल सिंपैथेटिक ग्राउंड पे ही अलाउ किया गया है। केवल एक परमिट जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब बहुत जरूरत हो गई है सिंपैथेटिक, उसके लिए भी किया गया है। यह डेफिनेटली ये वायरल लोड को कम करता है, मगर डिजीज के नेचुरल कोर्स में, जो पेशेंट के नेचुरल कोर्स में इसका बहुत ज्यादा रोल अभी भी नहीं है। हमने पिछली वेव में देखा कि इससे बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाए। सेकेंडली, ये जो वायरस है इसकी मोर्टेलिटी भी कम है, इसलिए रेमडेसिविर के लिए लोग हद से मत इसका ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट ना करें और जो प्रॉपर मैनेजमेंट जो हम लोग करते हैं एआरडीएस का, उसी को भी ही अपने को स्ट्रेस करना है। डॉक्टर नीरज, एक और दवा है टोसिलिजुमैब, इसका भी बहुत ज्यादा शोर है, बाकायदा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। तो क्या वाकई रेमडेसिविर और ये जो दूसरी दवा का नाम मैं ले रहा हूं, ये वाकई कोरोना मरीजों के लिए जान बचाने वाली दवाएं हैं? देखिए, ये एक बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में कि जो रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमैब हो, इनका कोई डेफिनेटिव मोर्टेलिटी एडवांटेज अभी तक क्लियरली प्रूवन नहीं है। सभी पेशेंट्स में रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचने, अगर कोई ये सोचता है कि इसके बिना मरीज की जान नहीं बचेगी, इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी की भी हम बात करें, इनफैक्ट थर्ड चीज भी आप बात कीजिए इसमें, प्लाज्मा थेरेपी भी, सभी मरीजों को इन तीनों चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो पेशेंट अगर थोड़े क्रिटिकल होने की संभावना है, जिसमें आगे बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, उसमें हम थोड़ा बहुत ये कोशिश कर सकते हैं इन दवाइयों का। लेकिन जैसे कि हर दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि शॉर्टेज है इन दवाइयों की, मैं कहूंगा कि इन दवाइयों से जान नहीं बचती है। जान बचती है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं उनको हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड से हो, चाहे वो एंटीकोगुलेशन से हो, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन थेरेपी से हो। इसलिए मैं ये कहूंगा कि लोगों को रेमडेसिविर के पीछे इतनी भागने की जरूरत नहीं है, कालाबाजारी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हार्डली 1 या 2% लोग जितने बीमार पड़ रहे हैं उन्हीं में से हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस दवाइयों का बेनिफिट हो, सभी को बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ठीक है डॉक्टर आशीष, हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए। डॉक्टर आशीष, अगर रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जो दवाएं हैं ये इतनी जरूरी नहीं है, तो आखिर इतनी बाजारों में इसकी किल्लत क्यों है? ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो चुकी हैं? क्या डॉक्टरों के बीच भी कुछ दवा के इस्तेमाल को लेकर कंफ्यूजन है? नहीं, डॉक्टरों के बीच में जो भी, जैसे मैं एक आईसीयू देखता हूं, हमारे डॉक्टरों के बीच में कोई कंसेंसस ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम इलाज नहीं कर सकते हैं या इसके बिना। प्रॉब्लम क्या हो गया कि इतना ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गया है, जो कि अवेयरनेस पूरा नहीं ना, उनको पूरा कंप्लीट किसी भी मेडिकेशन के बारे में पता नहीं होता। जैसे टोसिलिजुमैब है, ये केवल और केवल दवा साइटोकाइन स्टॉर्म में हेल्प करती है। जब साइटोकाइन स्टॉर्म सेटिल हो जाता है, साइटोकाइन सेटिल होने के बाद केवल बचने के चांसेस 5 से 10% है, तो इसमें कोई रोल नहीं है। डॉक्टरों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों ने इतना जो पढ़ लिया है, जो इतना मीडिया से जिनको या इंटरनेट से डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट के जो अटेंडेंट्स उनसे कह रहे हैं कि इस दवा की जरूरत है, तो वो बेचारा भाग रहा है, अलग अलग दुकानों के चक्कर काट रहा है। तो ये सवाल जो है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से क्या जिंदगी बचाई जा सकती है, तो ये सपोर्ट तो करता है, लेकिन एग्जैक्टली उसके लिए काम करता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर शेरवाल, एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी, क्योंकि जितने भी पेशेंट से मैं बात कर रहा हूं, खास तौर से जो ओल्ड एज है, वो ये कहते हैं कि अपने परिवार के लोगों से कहते हैं कि आपने मुझे अस्पताल में लाकर पटक दिया है और यहां ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। क्या फिजियोथेरेपी की किसी तरह की कोई मदद आप लोग ले रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट की ड्यूरिंग कोविड पीरियड, या फिर आफ्टर कोविड फिजियोथेरेपी कुछ काम कर सकती है? नहीं, फिजियोथेरेपी का रिकवरी में जो है बेसिकली पोस्ट कोविड जो है हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। एज फार एज ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट अगर कंसर्न है तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम फिजियोथेरेपी उस टाइम करेंगे तो एक तो चांसेस हैं कि
इन्फेक्शन जो है वो उल्टा विल बी एबल टू स्प्रेड। तो वो इसलिए बहुत रेयरली, हाँ, अगर वो कोई लगता है कि हमें किसी पेशेंट को जरूरत है फिजियोथेरेपी की, उसमें दिया है, तो रूटीनली ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो जहाँ तक बात है पेशेंट्स की रिक्वेस्ट की, पेशेंट जो है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अक्सर जब आईसीयू में होता है या हॉस्पिटल में होता है, उनको कंपेयर करते हैं पुराने अपने एक्सपीरियंस के साथ, और तो वो यही कहेंगे कि कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई नर्स नहीं आ रहा, जबकि वो जाते हैं। लेकिन यह इशू क्या है कि वो सभी लोग जो है पीपी किट में होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, इवन दे से के दैट दे आर डॉक्टर। तो वो अटेंडेंस, एक फिजिकली जो इमोशनल टच डॉक्टर नर्सिस का रहता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पेशेंट को कि हमारे वो को कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पीपीई किट की वजह से एक पर्देदारी है, वो नहीं होता। ठीक है। एक और अहम सवाल है, अस्थमा के मरीजों को क्या ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? अस्थमा जिनको है उनके मरीजों को क्या ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए? डॉक्टर नीरज, आप समझाएं, क्योंकि फिजियोथेरेपी की जो बात मैंने की उसमें एक अहम बात यह भी है कि बहुत सारे पेशेंट जो कोविड के हैं वो बहुत क्रिटिकल नहीं है, अब उनको लंग्स के एक्सरसाइज की जरूरत है, वहां एक फिजियोथेरेपिस्ट मदद कर सकता है, वो जाकर उनको मॉरली भी बूस्ट अप कर सकता है। तो आप बताइए, एक तो यह कि अस्थमा के मरीजों को कितना अलर्ट रहना चाहिए और फिजियोथेरेपी का क्या रोल हो सकता है? देखिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी एक हमारा इंटीग्रल पार्ट है हमारे पेशेंट्स के मैनेजमेंट में, क्योंकि इस बीमारी में काफी चांसेस होते हैं कि जो लंग है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या स्पायरोमेट्री हमें कहते हैं, जो एक मशीन छोटा सा होता है, क्योंकि इससे डेफिनेटली हमने देखा है कि जो ऑक्सीजनेशन और बाकी चीजें इंप्रूव होती हैं। उसके अलावा जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था किसके बारे में? अस्थमा। तो बेसिकली कोई भी कोमॉर्बिडिटी, सिर्फ अस्थमा की बात नहीं, कोई भी कोमॉर्बिडिटी के जो पेशेंट्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि हम देखा गया है कि जो बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस हैं वो कोमॉर्बिडिटी वाले कंडीशन, स्पेशली जो लंग के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर अस्थमा हो, सीओपीडी हो, पुराना टीबी की हिस्ट्री हो फेफड़े की, इस तरह के जो भी कॉम्प्लिकेशंस लंग के हैं, वैसे पेशेंट्स को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे पेशेंट्स को जब भी मौका मिले और जब भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो, उनको वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ऐसे पेशेंट्स में वैक्सीन डेफिनेटली कम करेंगे। डॉक्टर आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, दो बातें हैं, जो एक है डिस्ट्रॉयड लंग, एक है ब्रोंकियल एस्थमा। जो पुराना स्टडी है, जो कोविड 1 की वेव में जो स्टडी थी, जो ब्रोंकियल एस्थमेटिक पेशेंट थे उनके अंदर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर थे, और उनको नॉर्मल पॉपुलेशन से जब हमने कंपेयर किया, हेड टू हेड कंपेयर किया, तो एस्थमेटिक पेशेंट्स में कोविड के चांसेस बहुत कम थे। क्योंकि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो अपने इनहेलर्स लेते हैं, जिसके कारण जो लंग है वो एकदम कंडीशन रहता है, जिसके कारण वायरस का जो उस पर असर है वो कम होता है। बट हाँ, जो पेशेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरल फॉर्म में ले रहा है, जो स्टेरॉइड खेला है, जो कुछ इम्यूनोसप्रेशन ले रहा है, इन सब बीमारियों में उन सब पेशेंट के लिए थोड़े खतरे वाली बात है। केवल ब्रोंकियल एस्थमिक पेशेंट एकदम परेशान ना हो, जैसे नेचुरल पॉपुलेशन है वैसे उन पे असर होगा। जहां तक बात है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस की है, प्री कोविड हो, कोविड हो या पोस्ट कोविड हो, एक्सरसाइज एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि आप अपने उल्टे पेट पे लेटिए, प्रोन पोजीशनिंग करिए, आप डेली आप अपना जो अनुलोम विलोम है या एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर आता है, एक छोटी सी डिवाइस 2-250 की आती है, उससे आप उसमें बॉल उठाइए, जिसके कारण जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, और ये आपके तीनों ही फेज में आपको हेल्प करेगा, चाहे आपको कोविड हो, अगर हो जाए उसके बाद भी आपको हेल्प करेगा। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत से लोगों का ऑक्सीजनेशन बचा सकते हैं। मेरे पास फोन्स आते हैं, बोले मेरा सैचुरेशन 90 हो गया, मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं आप कुछ मत करिए, आप स्टीम लीजिए, अपना स्मोकिंग बंद कीजिए, अल्कोहल बंद कीजिए, प्रोन पोजीशनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अब देखिए 4 घंटे में आपका सैचुरेशन 4 से 5 पॉइंट बढ़ जाता है। तो जो एक पैनिक वाला पॉइंट है वो इस चीज से कम किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में एक बहुत बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि ये हवा से हवा में भी फैल रहा है। एक मैगजीन लैंसेट में एक डिटेल रिपोर्ट आई है जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये हवा से भी इंफेक्शन फैल रहा है। डॉक्टर शेरवाल, आप बताएं, क्या वाकई ये बातें अब लोगों के बीच हो रही हैं? लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं आपसे, क्या वाकई हवा के जरिए भी ये बीमारी फैल रही है? देखिए, जो लैंसेट में जो कमेंट्स हैं वो पुरानी स्टडी के ऊपर बेस्ड हैं, और उन्होंने एनालाइज किया है बेसिकली कि व्हाट इज द फैक्ट। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये जो है केवल जो ड्रॉपलेट से फैलता है, ये एरोसोल से भी फैल सकता है, ऐसा भी कोई वो नहीं है कि ये नहीं फैलता। तो उन्होंने जो कुछ देखा है
कि ये ऐसे पाया गया जो इकट्ठे बैठ के जो है उन लोगों में नहीं फैल रहा, बल्कि जो 2 कमरों में अलग अलग होटल में थे या जो आइसोलेशन रूम में थे उनमें फैल रहा है। तो ये कोई स्टडी भी थी पीछे जो रैट्स में की थी, उनको भी पता है कि एक जो है एरिएशन के थ्रू या डक्ट के थ्रू जोड़ा था, तो ये पाया गया कि उनमें रैट्स में वो कोरोना ट्रांसमिट हुआ। साथ में एयर कंडीशन डक्ट में कोरोना पाया गया। तो उससे लगता है कि ड्रॉपलेट नहीं बल्कि जो एरोसोल है जो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू ड्रॉपलेट, वो ज्यादा चांसेस है इसके कि वो ज्यादा मात्रा में कीटाणु उसके अंदर हो सकते हैं और वो कीटाणु फैल सकता है और ज्यादा टाइम तक हवा में सस्पेंड रह सकता है। तो अभी ये एक कमेंट है और इस पे पुराना पिछले जुलाई से ही ये स्टडी थी कि ये हवा से फैल सकता है, एयरबॉर्न हो सकता है। तो ये अभी आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये एयरबॉर्न है आपके नजरिए से? और एक और सवाल कि क्या कोई इन्फेक्टेड आदमी जिसका ड्रॉपलेट अगर पानी में गिर जाए, पानी में, तो क्या पानी में भी ये वायरस सरवाइव करता है और उस पानी को कोई इनटेक करता है दूसरा, तो क्या वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। नहीं, ये पानी से ऐसा कोई नहीं है कि ये पानी से जो है। डॉक्टर शेरवाल, ये सवाल डॉक्टर नीरज के लिए। सॉरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो ये जब से बीमारी आई है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसको लेके ढेर सारी कंट्रोवर्सी है। तो ये जो पहले भी हाइपोथेसाइज किया गया था कि अगर इंडोर एरिया में वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो काफी चांसेस है कि ये स्प्रेड कर सकता है इंडोर के एरिया में, या फिर अगर कॉमन वेंटिलेशन है इन थ्रू दी एसी डक्ट एंड अदर थिंग्स, तो वहां पे भी फैलने की पॉसिबिलिटी रखी गई थी। अभी भी कंक्लूसिवली ये प्रूवन नहीं है। एक हाइपोथेसिस फिर से फ्लोट किया गया है कि जिस रैपिडली ये इन्फेक्शन फैल रहा है, काफी हाई चांसेस है कि ये जो है एयर ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसके चलते ये काफी रैपिडली फैल रहा है। जो इसीलिए हम शुरू से जो मास्क पहनते हैं वो एरोसोल जनरेशन के अलावा अगर ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी है तो उसमें भी प्रिवेंशन कर सकता है। इसीलिए हमने शुरू से ही जैसे जैसे इसके बारे में एविडेंस आते गया, हमने न सिर्फ पेशेंट को बल्कि जनरल पब्लिक को भी हमने कहा कि आप मास्क पहनना शुरू कीजिए। तो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस यही था कि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डाउट था कि हो सकता है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है। कंक्लूसिवली प्रूवन नहीं है, बट यस थियोरेटिकली पॉसिबल है और काफी हाई चांस है कि हो सकता है ऐसा हो रहा हो। इसलिए हम सभी को इनकरेज करते हैं कि जो घर का वेंटिलेशन है, जितना नेचुरल एयर आए अंदर और बाहर जाए उतना ही बेहतर है। जहां तक पानी में वायरस के सरवाइव करने का सवाल है और उससे फैलने का सवाल है, अगेन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डिपेंडिंग ऑन की, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये वायरस जो है आपके नाक, मुंह और आंख के थ्रू ही जा सकता है। तो आपका जो लोड कितना उस पानी के अंदर आपके स्पिट से गया या जैसे गया उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अभी कंक्लूसिवली कोई ये नहीं कर सकता कि इन्फेक्टेड वाटर से ट्रांसमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, जितनी कोशिश हो सके इससे बचाव करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना मुश्किल है। ठीक है, अब हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 18 दिनों में 26 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। क्या अब हम अमेरिका को भी रिकॉर्ड्स जो कोरोना के केसेस है उसके मामले में पीछे छोड़ देंगे? आप लोगों का कैलकुलेशन क्या कह रहा है? अरविंद केजरीवाल भी जो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से 6 से 7 हजार बेड की मांग कर रहे हैं, आईसीयू बेड्स की मांग कर रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन उनके डॉक्टर्स के जो पैनल होगा उसके सजेशन के बाद ही हो रही होगी। आप डॉक्टर शेरवाल, आप क्या देख रहे हैं कि अगले कितने दिन में सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो सकती है, थोड़ी बेहतर हो सकती है, या अभी सिचुएशन आपको और बिगड़ती हुई नजर आती है? देखिए, दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली में जो पिछले 6-7 दिन का ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही खराब दौर चल रहा है और अभी लगता नहीं कि बहुत जल्द हम इससे छुटकारा पा पाएंगे। तो इसलिए एक डरावने वाली सिचुएशन है और कुछ दिन मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नंबर ऑफ बेड्स की बढ़ाने की आवश्यकता है, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आम जनता को भी रिक्वेस्ट है कि वो घरों में ही रहें और कोशिश करें बाहर ना निकले। नंबर ऑफ केसेस जितनी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नंबर आप देख रहे हैं डेली, एक दिन में परसों 19,400 थे, कल 24,000 हैं, आज और ज्यादा केसेस हैं। तो वो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अभी लगता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में ये कम होने वाला है। डॉक्टर आशीष?
देखिए, जो केसेस जितने सर्च हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना पड़ेगा कि इस समय राइट नाउ क्या सर्वेलेंस रेट है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बोलता है कि इस समय 70 से 80% जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड हो गई है, क्योंकि ये वायरस एक घर में किसी एक मेंबर को ये सबको इन्वॉल्व कर देता है। जो इसका जो आरओ वैल्यू है बहुत ज्यादा है, जो पुराने वाले स्ट्रेन के या जो इसमें जो भी म्यूटेशन हुए उसके कारण है। यानी ये चीज अभी 15 दिन में और बिगड़ने वाली है। एक तरीके से हमें लगेगा जब सभी लोगों के तरीके से होने लग जाएगा, एक हर्ट फैक्टर जैसा बनने लग जाएगा, तब जाके ही इसको रोकना पड़ेगा। पिछली बार हमने लॉकडाउन कर दिया था, इसलिए हम इसको रोक पाए थे। इस बार हम लोग को सोशल लॉकडाउन करना पड़ेगा। डॉक्टर नीरज, एक सवाल वैक्सीन से जुड़ा रह गया था, मैं उसको आखिर में आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2 डोज जो है वो अलग अलग वैक्सीन की ली जा सकती, 2 अलग अलग ब्रांड की? फिलहाल अभी तक जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो आपने फर्स्ट डोज जिस वैक्सीन का लिया है उसी वैक्सीन का आपको दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा। अलग अलग वैक्सीन का डोज अभी अलाउड नहीं इंडिया में, बट डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम हो सकता है कि इनको मिक्स करने की शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज, डॉक्टर शेरवाल और डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। स्वास्थ्य सम्मेलन इंडिया टीवी पर लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी को दूर करने कैसे आगे आया रेलवे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।